ओके, देन हम बात करते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स की। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स के अंदर जो जो चीज़ें हम कवर करेंगे उनमें इक्वल साइन डायरेक्टिव है, कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ एरेज एंड स्ट्रिंग्स, यानी हम किस तरह से एरेज के साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं और स्ट्रिंग्स के साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम देखेंगे। ई क्यू यू डायरेक्टिव क्या होता है, इसके अलावा टेक्स्ट ई क्यू डायरेक्टिव क्या होता है। ओके फाइन, चलते हैं आगे। ओके, तो बाय डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, अ सिंबॉलिक कांस्टेंट और सिंबल डेफिनेशन इज क्रिएटेड बाय एसोसिएटिंग एन आइडेंटिफायर और अ सिंबल विद एन इंटीजर एक्सप्रेशन और सम टेक्स्ट। यानी सिंबॉलिक कांस्टेंट एक इस तरह का, जैसे हम डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल, इसी तरह से हम एक नाम असाइन कर देते हैं, एक आइडेंटिफायर असाइन कर देते हैं, या एक सिंबल असाइन कर देते हैं एक इंटीजर एक्सप्रेशन को या किसी टेक्स्ट को। ठीक है, इंटीजर एक्सप्रेशन आपको पता है कि इंटीजर एक्सप्रेशन क्या होती है, और टेक्स्ट भी आपको पता है कि टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरह से वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं, इसी तरह से हम कोई आइडेंटिफायर डिफाइन कर देते हैं या कोई सिंबल ले लेते हैं एक इंटीजर एक्सप्रेशन के लिए या किसी टेक्स्ट के लिए। अच्छा, सिंबल्स डू नॉट रिजर्व स्टोरेज, दिस इज द मेजर एडवांटेज। सिंबॉलिक कांस्टेंट का सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि ये स्टोरेज रिजर्व नहीं करते, जबकि वेरिएबल जो होते हैं वो स्टोरेज को रिजर्व कर लेते हैं। उसके बाद दे आर यूज ओनली बाय द असेंबलर व्हेन स्कैनिंग अ प्रोग्राम एंड दे कैन नॉट चेंज एट रन टाइम। ये रन टाइम के ऊपर चेंज नहीं होते हैं। द फॉलोइंग टेबल समराइजेस देयर डिफरेंस। अच्छा, अब क्या है, सिंबल की बात करेंगे तो एज आई सेड कि ये कोई स्टोरेज जो है वो रिजर्व नहीं करते हैं। जिस तरह से वेरिएबल है, जब आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिया और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जैसे ही प्रोग्राम चलना शुरू होगा, रन होना शुरू होगा, उसके साथ साथ ही जितने वेरिएबल्स आपने अपने प्रोग्राम में डिफाइन किए हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन ले लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। जबकि सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स के अंदर या सिंबल के अंदर इस तरह से नहीं होता है। इसी तरह से वैल्यू चेंजेस एट रन टाइम, क्या इस तरह सिंबल के अंदर होती है वैल्यू चेंज? नहीं। जो वैल्यू है, तो अगर सिंबल है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, अगर वेरिएबल है तो यस यू कैन चेंज द वैल्यू एट द रन टाइम, वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम के ऊपर चेंज हो जाती है। अच्छा, अब करना क्या होता है इसके लिए? करना हमें ये होता है कि हमें एक इक्वल साइन का डायरेक्टिव यूज़ करना होता है। यानी हम करते ये हैं कि इक्वल साइन के डायरेक्टिव में के लेफ़्ट साइड की तरफ, इक्वल साइन के डायरेक्टिव के लेफ़्ट साइड की तरफ हम नाम बताते हैं या सिंबल बताते हैं, और इसके राइट साइड की तरफ हम बताते हैं कि इधर हमने इंटीजर एक्सप्रेशन रखनी है या टेक्स्ट रखना है। इसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं, नीचे सारी चीज़ें ऐसे ऐसे डिफाइन हो रही हैं। ठीक है, ओके, तो ई क्यू यू साइन का डायरेक्टिव क्या करता है? अच्छा, अब इसका सिंटेक्स ये देख लें। हम क्योंकि सिंबॉलिक कांस्टेंट या सिंबल्स बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वल साइन का डायरेक्टिव यूज़ करें। इक्वल साइन का डायरेक्टिव यूज़ करने के बाद यहाँ पर हमने इसका नाम दिया और उसके आगे एक्सप्रेशन डाल दी। या तो एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, या फिर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ना इंटीजर एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, या फिर आप कोई टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने मिसाल के तौर पर ऑर्डिनरली expression is a 32-bit integer value when a program is assembled, all addresses of name are replaced by expression। अब क्या कर रहे हैं आप कि आप ये कर रहे हैं कि जिस तरह डिफाइन किया जाता था, वेरिएबल डिफाइन किया जाता था, आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि आपने नाम दिया, मिसाल के तौर पर यहाँ काउंट आपने नाम दे दिया। ठीक है, काउंट नाम देने के बाद आपने इसको वैल्यू असाइन कर दी, ये इक्वल साइन का डायरेक्टिव लगाया और आपने इसको वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, नेम आ गया, ये नेम आ गया, ये इक्वल साइन का डायरेक्टिव आ गया, और उसके बाद आपने इसको एक एक्सप्रेशन असाइन कर दी या कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है जी, ओके। अब आपने क्या किया, अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर अब आप ये कर रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्शन आपने लिखी, इंस्ट्रक्शन मूव की इंस्ट्रक्शन थी, जिसमें EX के अंदर या EX रजिस्टर के अंदर आपने काउंट की वैल्यू
को मूव करा लिया। काउंट की वैल्यू मूव कराने से मुराद ये है कि आपने यहाँ पर क्योंकि 500 लिखा हुआ था, काउंट को डिफाइन किया हुआ 500 से, तो अगर आप यहाँ पर काउंट यूज़ कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि 500 की वैल्यू EX के अंदर, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, EX के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने अपनी फर्स्ट करें लिस्टिंग बहुत बड़ी बनाई हुई है, यानी इंस्ट्रक्शंस आपके पास 100 इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें से 10 इंस्ट्रक्शंस इस तरह की हैं जिसमें 500 वैल्यू आपको असाइन करनी पड़ रही है। यानी ये तो एक वैल्यू थी ना, यानी आपने फर्स्ट कर लिया, यहाँ पर आपने मूव EX 500 अगर यूज़ करते, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर मूव EX 500, अगर आप ये यूज़ करते, ये एक्सप्रेशन, ये इंस्ट्रक्शन अगर आप यूज़ करते और आपको ये इंस्ट्रक्शन 10 दफ़ा लिखी हुई है, आपके अपने प्रोग्राम में 10 दफ़ा लिखी हुई है, तो अब अगर फर्ज कर लिया कि बाय एनी मीन्स किसी वजह से आपको ये 500 की वैल्यू चेंज करके 600 करनी पड़ जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके अंदर ये 500 की वैल्यूज़ मूव हो रही है EX के अंदर, आपको तमाम की तमाम को 600 से रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। तो बजाय इसके ये करने के आपने किया क्या कि इस 500 को आपने एक नाम दे दिया काउंट का, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती गई आपने वो वैल्यू असाइन कराते गए। यानी जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मूव की इंस्ट्रक्शन लिखी थी, मूव की इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने 500 को मूव कराना है, तो बस जस्ट आपने काउंट लिखा और वो 500 जो है वो मूव हो जाएगा EX के अंदर। और इसी तरह से अब होगा क्या कि आपने फर्ज कर लिया कि 10 इंस्ट्रक्शन लिखी थी, तो अब आपको 10 दफ़ा इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि काउंट पे जाकर इसको सिर्फ 600 कर देंगे, ठीक है ना। तो आप काउंट को 600 करेंगे, तो अगर आपकी 10 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई थी, तो ऑटोमेटिकली सब जगह पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, वी माइट हैव स्किप्ड द काउंट सिंबल एंटायरली एंड सिंपली कोटेड द मूव इंस्ट्रक्शन with the literal 500, but experience has shown that programs are easier to read and maintain if symbols are used, ठीक है। तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपने फर्ज कर लिया कि यहाँ पर 10 हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए थी जिनके अंदर 500 की वैल्यू मूव करानी थी, लेकिन जैसे ही आपने 500 को चेंज करके 600 कर दिया बाय एनी रीज़न, तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि आपने 500 से 600 पे चेंज किया, तो आपको हर इंस्टेंस के ऊपर या हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाकर चेंज लाना पड़ेगा। उसकी वजह आप करेंगे कि आप काउंट को 600 की वैल्यू असाइन कर दें, और जितनी बाकी प्रोग्राम के अंदर आपके पास जहाँ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जिनको रिक्वायरमेंट है 600 से इनिशलाइज होने की, वो तमाम के तमाम ऑटोमेटिकली इनिशलाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बुक के अंदर से पढ़िएगा या फिर ये नोट्स दिए हुए हैं, इन नोट्स में से पढ़ें तो आपको और ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्वाइट गुड, आगे चलते हैं। आगे अब ये है कि यहाँ पर पास केसेस इस तरह के होते हैं, पास केसेस के अंदर हमें ज़रूरत होती है करंट लोकेशन की। करंट लोकेशन का मतलब ये है, हमने ऊपर देखा था लिटिल एंडियन और बिग एंडियन की जब हम बात कर रहे थे, लिटिल एंडियन और बिग एंडियन की हम जब बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि जो ऑर्डर है वो इस तरह से होता है कि अगर लिटिल एंडियन की बात करें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो है वो सबसे पहले आती है, ठीक है, पर उसके बाद उससे अगली वाली बाइट्स आती हैं। अच्छा, अब हाँ, अब हम कर ये रहे हैं कि बास केसेस इस तरह के होते हैं, बास केसेस में हमें ज़रूरत ये पड़ती है कि हम जो अपनी जिस लोकेशन के ऊपर हम मौजूद हैं उस लोकेशन से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमें क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें मतलब हमें हमारे पास एक करंट लोकेशन काउंटर हमें एक दिया जाता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो करंट लोकेशन है या करंट पोजीशन है वो क्या है, ठीक है ना। इसको हम चल के आगे डिफाइन करते हैं, ये नीचे सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनमें हम देखते हैं कि होता क्या है फर्दर। तो होता ये है कि करंट लोकेशन काउंटर क्या करता है, करंट लोकेशन काउंटर ये करता है मिसाल के तौर पर, अच्छा इसको हम सेल्फ पॉइंटर कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम सेल्फ पॉइंटर कहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जिस लोकेशन के ऊपर हम खड़े हैं, जिस लोकेशन के ऊपर हम खड़े हैं
उस लोकेशन का एड्रेस पता चल जाएगा या उस लोकेशन का ऑफसेट पता चल जाएगा कि कौन सा ऑफसेट के ऊपर है। जैसे हमने बात की थी ना, यहाँ पर बात की थी, ये थर्ड ऑफसेट के ऊपर मौजूद है, ये हमारी करंट लोकेशन है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैं जो मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो यहाँ मार्क कर रहा है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ। अगर मुझे ये लोकेशन पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स मौजूद हैं या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैं अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, लॉजिकली सोचें थोड़ा सा, कि अगर मुझे एरे को कैलकुलेट करना हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मैं काउंट करूँगा कि मुझसे पीछे जितने नंबर थे वो कितने थे। इसको देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब यह है कि अगर फर्ज कर लिया कि हमारे पास एक सेल्फ पीटीआर के नाम से एक वेरिएबल मौजूद है, ठीक है, सेल्फ पीटीआर है और एक वेरिएबल, सेल्फ पीटीआर एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप डी वर्ड है, और इसका जो लोकेशन काउंटर यानी जो उसकी करंट लोकेशन मालूम करने के लिए हम ये डॉलर का सिंबल लगा देंगे। तो जब डॉलर का सिंबल लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी करंट लोकेशन पता चल गई कि ये करंट लोकेशन इसकी कौन सी है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं कि ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ एरेज एंड स्ट्रिंग्स। ओके, तो सो हमने ऊपर क्या किया, ऊपर हमें पता चल गया, यानी इस डॉलर के पॉइंटर के थ्रू हमें पता चल गया कि हमारी करंट लोकेशन क्या है। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले ये किया कि हमने एक एरे डिफाइन कर रहे हैं, लिस्ट। हमें पता चलना चाहिए, हमें कैसे मालूम होगा कि लिस्ट का साइज़ क्या है। तो अगर हम इसको मैनुअली करना चाहें तो उसको मैनुअली करने का सादा सा तरीका तो यही है कि आपने लिस्ट लिखा, लिस्ट लिखने के बाद मतलब ये आप एक पूरी कंप्लीट एक एरे डिफाइन करें, लिस्ट का नाम सॉरी एरे का नाम दिया, एरे का नाम देने के बाद इसकी डेटा टाइप डिफाइन की, डेटा टाइप डिफाइन करने के बाद आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इस एरे के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, सही हो गया। अब ये तो हमें पता है, अगर मैनुअल हमें बताना है कि इस एरे का या इस लिस्ट का साइज कितना है, तो हमने क्या किया, एक सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है, सिंबॉलिक कांस्टेंट को हमने वैल्यू असाइन कर दी 4। तो ये तरीका हो गया, मैनुअल हो गया। लेकिन अब अगर फर्ज कर लें कि ये 10 है, हमें सॉरी 4 एलिमेंट्स हैं, अब इन 4 एलिमेंट्स की बजाय अगर मैं इस एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स और ऐड कर दूं, तो क्या होगा कि मुझे फिर यहाँ पर भी जाकर ये चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो ये लिस्ट साइज मैंने लिखा हुआ था ये तो 4 था, तो अब क्योंकि 3 एलिमेंट्स और ऐड हो गए तो उनकी वजह से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 हो गए, तो यहाँ पर मुझे 7 करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि मैं बार बार जाकर मैनुअली एरे का साइज डिफाइन करूँ, तो उसके बजाय मैं करता ये हूँ कि मैं एक ऐसा तरीका निकालता हूँ या एक ऐसा तरीका ऐसे तरीके से एरे का साइज डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ जिसमें ऑटोमेटिकली जो साइज़ है वो कैलकुलेट होकर आ जाए और मुझे पता चल जाए कि इसका एरे का साइज़ कितना है। तो हमने क्योंकि ऊपर डॉलर का जो सिंबल यूज़ किया था, ये डॉलर ऑपरेटर जो यूज़ किया था, उसके थ्रू ये आराम से ये काम हो सकता है। इसमें सबसे पहले ये है कि हम कर ये रहे हैं कि हमने लिस्ट डिफाइन किया है, एक एरे डिफाइन कर दी, ठीक है। इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हमें इसका साइज़ कैसे पता चले, साइज़ पता चलने के लिए हम ये करेंगे कि लिस्ट साइज़, यानी हमने एक सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, इसके बाद हमने डॉलर का ऑपरेटर लगा दिया। डॉलर का ऑपरेटर लगाने का मकसद ये होता है कि ये जो, क्योंकि देखें ये एक एरे थी जो कि मेमोरी लोकेशन के ऊपर कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन के ऊपर मौजूद होगी, मतलब इसके एलिमेंट्स जितने भी हैं वो किसी मेमोरी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर मौजूद होंगे। अच्छा, अब जैसे ही इसका लास्ट एलिमेंट ख़त्म हुआ उसके बाद फिर ये इंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लास्ट एलिमेंट ये वाला था और इस लास्ट एलिमेंट
जो इसका ये लास्ट एलिमेंट जिस एड्रेस के ऊपर मौजूद है उससे अगले एड्रेस से ये वाली स्टेटमेंट शुरू हो रही है, ये वाली इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। इसको अगर आपको समझाना चाहूँ मैं तो ये देखिए, अब मिसाल के तौर पर इसको आप एरे कंसिडर कर लें, फाइन। अब एरे के अंदर फर्स्ट कर लिया 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। तो ये तो एरे हो गई। इसके बाद जो अगली एक्सप्रेशन या अगली इंस्ट्रक्शन आ रही है वो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट की इंस्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है ना। अगली इंस्ट्रक्शन जो आ रही है, देखें ये 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और 4 एलिमेंट्स के बाद अब जो आ रही है एक्सप्रेशन, यानी अगले मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन आ रही है वो लिस्ट साइज की आ रही है, ठीक है। तो अब मैं खड़ा हुआ हूँ इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर, मेमोरी लोकेशन में मैं इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर खड़ा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है इसका एड्रेस क्या है। अगर मुझे इसका एड्रेस पता चल जाता है तो इससे ऊपर ये कंप्लीट इस एरे के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता चल जाएंगे। वो कैसे पता चल जाएंगे कि मैं डॉलर का सिंबल लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो मुझे पता चल गया कि इस इंस्ट्रक्शन की करंट पोजीशन क्या है, मतलब जिस लोकेशन के ऊपर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो एड्रेस मुझे पता चल गया। उसके बाद फिर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ लिस्ट, यानी लिस्ट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको तमाम को मैंने माइनस करा दिया। तो अब अगर यहाँ देखें आप, अगर ये एक एरे थी, ठीक है ना, मैं 0004 के ऊपर, क्योंकि ये तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं, एरे के एलिमेंट्स हैं, मैं 0004 के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मुझे पता चल गया मेरा जो करंट लोकेशन है वो 0004 है, ठीक है। अब 004 में से अगर मैं ये 4 एलिमेंट्स माइनस करा दूँ, ठीक है ना, 004 में से मैं लिस्ट, ये कंप्लीट लिस्ट को माइनस करा दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा, यानी ये 4 था, 4 में से माइनस करा दिया मैंने, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स माइनस करा दिए। यानी अगर मैं 0004 में से माइनस करा दूँ 000, तो मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो ये रहा है कि जो करंट लोकेशन थी मेरी, जिस लोकेशन के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये फर्स्ट कर लिया 0004 है, और उसमें से मैंने लिस्ट माइनस करा दी, यानी ये जो एरे थी इसको माइनस करा दिया। तो इसको माइनस कराने की वजह से मुझे पता चल जाएगा इसका लिस्ट का साइज़ क्या था, तो इसका लिस्ट का साइज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जब आप यूज़ कर रहे हैं लिस्ट साइज़ यूज़ कर रहे हैं, तो लिस्ट साइज़ यूज़ करने के लिए आप देखें, ये आपने लिस्ट एक एरे बना ली और इस एरे का साइज़ आपने मालूम करना है, ठीक है ना। तो इस एरे का साइज़ मालूम करने के लिए आप जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो या जैसे ही ये एरे ख़त्म हो, उसके फ़ौरन बाद आपने ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेनी है। अगर आप बीच में कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो इससे नुकसान क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब आप जिस लोकेशन के ऊपर खड़े, क्योंकि हमने डॉलर का ऑपरेटर यूज़ किया था ना, डॉलर का ऑपरेटर यूज़ करने का मकसद ये था कि हम इस लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी लिस्ट साइज़ की जो लोकेशन है 0004 वो हमें पता करनी थी। बट अब सिचुएशन क्या होगी कि ये 4 एलिमेंट्स तो आ गए, ये 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, उसके बाद फिर ये 20 मेमोरी लोकेशंस अलग आ गई, तो 4 ये और 20 ये, टोटल 24 मेमोरी लोकेशंस हो जाएंगी। उसके बाद फिर जब आप लिस्ट साइज यूज़ करेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि आप 25 0025 के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी लिस्ट साइज जब ये डॉलर ऑपरेटर आपको करंट लोकेशन निकाल कर ला कर देगा तो वो 0025 होगी, जो कि गलत है, ठीक है ना, मतलब उसके थ्रू हमें इस एरे का साइज पता नहीं चल सकता, ठीक है। तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि बजाय इसके कि आप कोई अगर आपने मालूम करना है किसी एरे का साइज, तो आप बजाय इसके कि कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन यूज़ करें किसी एरे के बाद, आप फ़ौरन एरे डिफाइन करने के फ़ौरन बाद उसका साइज मालूम कर लें, यानी ये इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी बल्कि ये इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन फ़ौरन एग्जीक्यूट होनी चाहिए आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी।
इसी तरह से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग्स की लेंथ कितनी है। अगर आपको पता करना हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो फिर आप वही सेम फॉर्मूला है, यानी सेम तरीक़ाकार है कि आप यही करेंगे कि सबसे पहले तो मालूम करेंगे कि मैं कौन सी लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी प्रेजेंट लोकेशन कौन सी है, और उसके बाद फिर उसमें से माइनस कर देंगे इस स्ट्रिंग को, माई स्ट्रिंग को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने मौजूद हैं। एक चीज़ ध्यान में ये रहा है कि ये जो स्पेसेस हैं, ये भी कैरेक्टर कंसिडर होंगे, ठीक है ना, ये भी स्पेसेस कंसिडर होंगे। इसी तरह से कॉमा है, ये भी एक कैरेक्टर कंसिडर होगा, सॉरी, ये जो स्पेस है ये भी एक कैरेक्टर कंसिडर होगा, और ये जो कॉमा लगा हुआ है ये भी एक कैरेक्टर कंसिडर होगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात यह है कि आप जब किसी एरे की जो टाइप है वो बाइट है, ठीक है ना, डेटा टाइप किसी भी एरे की बाइट है, तो आपको पता चल गया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फाइन, और आपने उसका लिस्ट मतलब उसका एरे का साइज भी मालूम कर लिया। वो इसलिए मालूम कर लिया क्योंकि ये बाइट्स थी, नंबर ऑफ बाइट्स थी, तो इसलिए सहूलत थी। लेकिन अब क्या है कि अगर आप फर्ज कर लिया कि आपके पास जो एरे है उसकी डेटा टाइप है वर्ड, ठीक है ना, उसकी डेटा टाइप है वर्ड, तो अब क्या होगा कि इस कंप्लीट एरे के अंदर कितनी बाइट्स होंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और 4 एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है वो 2 बाइट्स ले रहा है क्योंकि इसकी डेटा टाइप वर्ड है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स 8 आ गए, फाइन। और जिस तरह हमने ये पहले देखा था कि मेमोरी के अंदर जब सेव होता है, जब मेमोरी के अंदर डेटा जाके सेव होता है तो वो इन टर्म्स ऑफ बाइट्स होता है, ठीक है, तो अब ये जो मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेंगी वो टोटल 8 मेमोरी लोकेशंस को ऑक्यूपाई करेंगे, सही है ना, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो अब अगर फर्स्ट कर लिया कि मैं सिर्फ ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूँ, लिस्ट साइज इज इक्वल टू $- माइनस लिस्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा ये कि नंबर ऑफ बाइट्स मेरे पास कैलकुलेट होकर आएंगी, यानी मैं खड़ा हुआ हूँ पर्टिकुलर जिस लोकेशन के ऊपर, डॉलर का सिंबल क्या करेगा, डॉलर का सिंबल मुझे बताएगा कि मैं कौन सी लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ, प्रेजेंट करंट लोकेशन कौन सी मेरी। उसके बाद फिर इस लिस्ट के अंदर यानी इस एरे के अंदर जितनी नंबर ऑफ बाइट्स होंगी उन तमाम को सब्ट्रैक्ट कर देगा उस मेरी पर्टिकुलर उस प्रेजेंट लोकेशन में से, तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। लेकिन अगर फर्स्ट कर लें ये मेरी करंट लोकेशन थी, ठीक है ना, इस करंट लोकेशन में से मैंने माइनस कर दिया नंबर ऑफ बाइट्स, अगर मैं इसमें से नंबर ऑफ बाइट्स माइनस करूं तो मुझे पता ये चलेगा कि टोटल 8 एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, और इसकी रीज़न यही है कि जो मेमोरी के अंदर सेव होता है डेटा वो इन टर्म्स ऑफ बाइट्स होता है, ना कि इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स या डी वर्ड्स। तो जो यहाँ पर इसकी एवोल्यूशन करने के बाद, यहाँ तक इसकी एवोल्यूशन करने के बाद मेरे पास टोटल 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो कि गलत है। और 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों आएंगे, क्योंकि डेटा टाइप वर्ड है। तो इसके लिए फिर मैं ये करूँगा कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास एक्चुअल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पता चल जाएंगे कि इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। सेम इज़ द केस कि जब मैं बात करता हूँ डबल वर्ड एरे की, तो डबल वर्ड एरे के अंदर भी फिर यही होगा, यानी डबल वर्ड एरे के अंदर फिर 4 बाइट्स आ जाती हैं, ठीक है ना, तो 4 बाइट्स का मतलब है 4 एलिमेंट्स अगर हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए जाऊँ, इस एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए जाऊँ, तो मेरे पास 16 रिजल्ट आएगा, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जितनी कैलकुलेशन हो रही है ये इन टर्म्स ऑफ बाइट्स हो रही है, सही है, और वो क्यों हो रही है, क्योंकि हम मेमोरी लोकेशन के अंदर बाइट्स के अंदर डेटा सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ तक अगर हम एवेल्यूएट करूँ, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये अगर मैं एवेल्यूएट करूँ तो मेरे पास 16 आ जाएगा, इसलिए कि इसकी डेटा टाइप वर्ड है। तो इसको जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो अब ये सही रिजल्ट होगा कि इसका लिस्ट साइज यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, ओके।
फाइन। देन इसके बाद फिर हम बात करते हैं EQU डायरेक्टिव की। EQU डायरेक्टिव क्या होता है? EQU डायरेक्टिव हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, EQU डायरेक्टिव क्या होता है? EQU डायरेक्टिव एसोसिएट्स सिंबॉलिक नेम विद एन इंटीजर एक्सप्रेशंस और सम आर्बिट्रेरी टेक्स्ट। ऊपर हमने देखा था जो हम सिंबॉलिक नेम जब डिफाइन कर रहे थे, यानी हम सिंबल डिफाइन कर रहे थे, तो उसके अंदर सिंबल मतलब सिंगल वेरिएशन ये थी कि हम इक्वल टू का साइन लगाकर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे भी कैसे EQU डायरेक्टिव जो है वो किसी भी सिंबॉलिक नेम को एसोसिएट कर देता है किसी एक्सप्रेशन के साथ या किसी आर्बिट्ररी टेक्स्ट के साथ। अब इसकी 3 फॉर्मेट्स हैं, जिन 3 फॉर्मेट्स के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। पहला फॉर्मेट ये है कि हमने नाम डिफाइन किया, हमने EQU का डायरेक्टिव लगाया और कोई एक्सप्रेशन दे दी। ये कोई भी कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से हमने कोई नाम डिफाइन किया, नेम डिफाइन किया, EQU का डायरेक्टिव लगाया और कोई सिंबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये सिंबल क्या है? सिंबल जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया था ये, ठीक है ना, ये काउंट जो था एक सिंबल था, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी थी 500 की, ठीक है। तो ये काउंट जो है वो एक सिंबल कंसीडर हो रहा है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि इस EQU के थ्रू हम इस नेम को कोई एक्सप्रेशन भी असाइन कर सकते हैं। इस नेम को इस EQU डायरेक्टिव के थ्रू अगर हमने पहले से कोई सिंबल असाइन किया हुआ है, यानी जैसे हमने काउंट इज इक्वल टू 500 लिखा हुआ था, तो उस काउंट को भी हम इस नेम को असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो टेक्स्ट को भी आप इस नेम को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके कार हैं या 3 फॉर्मेट्स हैं लिखने के। ओके, सो अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर पर ये पाई है, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.1462। तो अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो यस यू कैन डू दिस। आपने लिखा, आपने सबसे पहले नाम लिखा, नेम लिखा हुआ ना यहाँ पे, नेम लिखा, पाई डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद EQU का डायरेक्टिव लगाया। ये बेसिकली ये वाला फॉर्मेट है जिसको फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने नाम डिफाइन किया, EQU का डायरेक्टिव लगाया और उसके बाद फिर आपने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, क्योंकि टेक्सचुअल वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो 3.1416 डिफाइन होगी। EQU कैन बी यूजफुल व्हेन डिफाइनिंग अ वैल्यू दैट डज नॉट इवैल्यूएट टू एन इंटीजर अ रियल नंबर कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर EQU डायरेक्टिव उस वक्त हेल्पफुल हो सकते हैं जब आप एवेल्यूएट नहीं करवाना चाह रहे किसी इंटीजर वैल्यू को, मतलब ये कि 3.146 जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं इस EQU डायरेक्टिव के थ्रू। अब जहाँ पर भी आप पाई यूज़ करेंगे, ठीक है ना, पाई जहाँ कहीं भी अपने प्रोग्राम के अंदर पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे, पाई यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप 3.146 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, उसके बाद द फॉलोइंग एग्जांपल्स एसोसिएट अ सिंबल विद अ कैरेक्टर स्ट्रिंग देन अ वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दैट सिंबल, दैट पर्टिकुलर सिंबल। अब आप ये कर रहे हैं कि आप यूज़ कर रहे हैं ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने ये किया कि आपने यहाँ पर नेम लिखा, ठीक है, EQU डायरेक्टिव से पहले नेम लिखा, प्रेस की, और उसके बाद फिर इसको एक टेक्सचुअल वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यानी जो रियल नंबर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर आप असाइन कर रहे हैं इसको एक टेक्सचुअल वैल्यू या इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक, इस वैल्यू को आपने असाइन कर दिया इस प्रेस की को। अच्छा, अब आपने अपना कोड लिखते गए, ठीक है, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन है, डॉट डॉट का मतलब ये मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। उसके बाद फिर आपने एक वेरिएबल असाइन करने के लिए जा रहे हैं। वेरिएबल क्या, बल्कि एक स्ट्रिंग असाइन करने के लिए जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप कंप्लीट बार बार एक ही चीज़ को डिफाइन करके लिखें। आपने किया ये कि आपने एक वेरिएबल का नाम दिया, उसकी डेटा टाइप आपने डिफाइन की बाइट, और उसको फिर वैल्यू असाइन कर दी है प्रेस की, ठीक है। तो प्रेस की जब आप इसको असाइन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस वेरिएबल को ये कंप्लीट वैल्यू असाइन होगी, यानी अब ये प्रॉम्प्ट जो है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो बजाय इसके कि ये वैल्यू आप डायरेक्ट असाइन करते, इसको आपने किया ये कि EQU डायरेक्टिव के थ्रू पहले प्रेस की को ये वैल्यू असाइन कर दी, और फिर उसके बाद इस प्रेस की के थ्रू आपने असाइन कर दी वैल्यू प्रॉम्प्ट को,
इसी तरह से यहाँ पर और दूसरी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। इन एग्जाम्पल्स में क्या है कि यहाँ पर मैट्रिक्स 1 है, मैट्रिक्स 1 के अंदर आप ये कर रहे हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 10 का मैट्रिक्स है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब 10 बाय 10 करेंगे तो अब ये हो रहा है कि यहाँ पर आपने EQ डायरेक्टिव के थ्रू ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन थी ना, हम ये कह रहे थे कि ये EQ डायरेक्टिव के थ्रू आप किसी कांस्टेंट एक्सप्रेशन को किसी नेम को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट एक्सप्रेशन को नेम को असाइन कर दिया। इसी तरह से टेक्स्ट को आप किसी भी नेम को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों चीज़ें करने के बाद EQ डायरेक्टिव के थ्रू दो नाम असाइन करने के बाद, ये दो नेम्स डिफाइन करने के बाद फिर हम कर ये रहे हैं कि हम दो वेरिएबल्स बना रहे हैं। फर्स्ट वेरिएबल की डेटा टाइप वर्ड है और उसको हम मैट्रिक्स 1 डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स 1 असाइन कर रहे हैं, सॉरी मैट्रिक्स 1 असाइन कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स 1 जो है उसकी वैल्यू क्या थी, उसको जो वैल्यू असाइन हुई थी वो 10 बाय 10 थी, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटीजर वैल्यू थी। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब इसको 100 असाइन होगी, यानी जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी। जबकि इस सेकंड जो डेफिनेशन है, इस सेकंड डेफिनेशन के थ्रू हम क्या कर रहे थे कि हमने एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे जिसका नाम था m2, उसको हम डेटा टाइप उसकी हम रख रहे थे वर्ड, और उसको हम वेरिएबल असाइन कर रहे थे, उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे थे मैट्रिक्स 2, यानी 10 बाय 10 एज ए टेक्स्ट असाइन कर रहे थे, ठीक है। तो ये 10 बाय 10 एज ए टेक्स्ट असाइन हो जाएगा m2। ओके, देन फिर हम बात करते हैं टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव की। टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव क्या करता है? टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव जो है इट इज सिमिलर, टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव इज सिमिलर टू EQ, व्हाट इज नोन एज दैट क्रिएट्स व्हाट इज नोन एज अ टेक्स्ट मैक्रो। हम इसको एक टेक्स्ट मैक्रो कह सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स, इस तरह से इसके 3 फॉर्मेट्स थे, EQ डायरेक्टिव के 3 फॉर्मेट्स, इसी तरह से टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव के भी 3 फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। इसमें से द फर्स्ट असाइन द टेक्स्ट, ठीक है, द सेकंड असाइंस द कंटेंट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैक्रो एंड द थर्ड असाइंस अ कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन। फर्स्ट जो है वो टेक्स्ट असाइन करता है, सेकंड जो है वो टेक्स्ट मैक्रो को असाइन कर देता है किसी नेम को, थर्ड जो है वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन को असाइन कर देता है किसी नेम को। ओके फाइन, तो अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉम्प्ट 1 वेरिएबल यूजेस द कंटिन्यू टेक्स्ट मैक्रो। अब कंटिन्यू टेक्स्ट मैक्रो क्या हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि कंटिन्यू मैसेज के नाम से, ये एक नेम है, ठीक है ना, ये नेम है, इस नेम को हम असाइन कर रहे हैं टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव के थ्रू ये वैल्यू। फाइन, हमने ये टेक्सचुअल वैल्यू असाइन कर दी इस कंटिन्यू मैसेज को। अब हम डेटा सेगमेंट डिफाइन किया, हमने डेटा सेगमेंट के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम था प्रॉम्प्ट 1, इसकी डेटा टाइप हमने डिफाइन की बाइट, और फिर उसको हमने कंटिन्यू मैसेज असाइन कर दिया। कंटिन्यू मैसेज असाइन करने का मतलब ये है कि इसको हमने ये वाली वैल्यू जो है वो इसको असाइन कर दी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, मतलब ये सिमिलर है, तो कुछ सिमिलैरिटी है इसकी EQ डायरेक्टिव से, ठीक है। अब अच्छा, अब फर्दर हम देखते हैं, फर्दर ये है कि टेक्स्ट मैक्रोज कैन बिल्ड ऑन ईच अदर। In the next example, count is set to the value of an integer expression involving row size। अच्छा, अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम सबसे पहले हमने एक सिंबल असाइन किया, ठीक है ना। हमने बताया कि एक रो साइज है, रो साइज एक सिंबल है जिसको वैल्यू असाइन हुई हुई है 5, ठीक है ना। सॉरी एक सिंबल है जिसको वैल्यू असाइन हुई हुई है 5। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या किया, हमने काउंट काउंट डिफाइन किया, काउंट को हमने वैल्यू असाइन कर दी, रो साइज मल्टीप्लाई बाय 2, यानी रो साइज कितना था 5, ये खुद बताते खुद एक सिंबल था, ठीक है। और इस सिंबल को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस सिंबल की वैल्यू थी 5, यानी सिंबल का मतलब मेरा रो साइज से, रो साइज एक सिंबल है इसको वैल्यू मिली हुई थी 5, इस 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, और उस वैल्यू को आपने असाइन कर दिया टेक्स्ट काउंट को। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। तो 10 की वैल्यू आपने असाइन कर दी काउंट को। देन आप क्या कर रहे हैं, देन
मूव, आपने एक और नाम डिफाइन किया जिसका नाम आपने रखा मूव, ठीक है, और उसको टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव के थ्रू उसको मूव की इंस्ट्रक्शन असाइन कर दी। फाइन। तो यहां पर सबसे पहले आपने एक सिंबल डिफाइन किया, उस सिंबल के थ्रू आपने उस सिंबल को आपने मल्टीप्लाई कराया 2 से, और उसकी वैल्यू को आपने असाइन कर दिया काउंट को। देन फिर आपने एक और मूव के नाम से आपने एक और नेम बनाया, और उस नेम को आपने वैल्यू असाइन कर दी, मूव की इंस्ट्रक्शन असाइन कर दी, ठीक है ना। ये मूव की इंस्ट्रक्शन है, ये मूव की इंस्ट्रक्शन आपने असाइन कर दी मूव को, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक थर्ड नेम जनरेट किया, ठीक है, थर्ड नेम जनरेट किया सेटअप AL। AL जो है वो एक काउंटर का नाम है, ठीक है ना। सेटअप AL एक काउंटर का, बल्कि आप इसको अभी फिलहाल जो हम रजिस्टर है, रजिस्टर की वैल्यूज को बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये है क्या चीज़। बहरहाल सेटअप AL एक नेम था जिसके अंदर हमने टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव के थ्रू हमने ये वाला मूव यहाँ यूज़ किया, ठीक है। ये वाला मूव जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि आप मूव की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब आप मूव की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आपने नाम दिया रजिस्टर का। EX एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर अगर हम बाइफर्केशन करें या जिसको डिवाइड करें तो EAX से हम AX रजिस्टर बना सकते हैं, और AX रजिस्टर के अंदर फर्दर 2 रजिस्टर्स होते हैं जिसको हम AL और AH कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, EX रजिस्टर के अंदर AX रजिस्टर होता है, EX रजिस्टर जो है EAX रजिस्टर जो है वो 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 16 बिट्स में, तो हम उसको AX कहते हैं, और उस 16 बिट्स को अगर हम फर्दर यानी AX रजिस्टर को अगर हम फर्दर और डिवाइड करें तो 2 मजीद रजिस्टर्स बनते हैं जिनको हम नाम देते हैं AL और AX का, AL और AH का, और दोनों AL और AH दोनों के दोनों 8 बिट्स के होते हैं। तो अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम इस मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू AL रजिस्टर यूज कर रहे हैं एज ए डेस्टिनेशन ऑपरेंड, और यहाँ पर काउंट की जो वैल्यू है वो इसको मूव करा रहे हैं AL रजिस्टर के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ ये कि ये एक टाइप का टेक्स्ट मैक्रो बन गया, ठीक है। ये कंप्लीट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टेक्स्ट मैक्रो बन गया। अब होगा क्या कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट यूज करनी है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट यूज करनी है, सेटअप AL। तो ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जितनी यहाँ पर लिखी थी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होकर उसका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली हो ये रहा था कि आप जो 10 की वैल्यू, अगर हम इसको सादे से अल्फाज में लिखें, सादे से अल्फाज में इसको हम समझना चाहें तो हुआ ये है कि हमने एक मूव की इंस्ट्रक्शन यूज़ की, मूव की इंस्ट्रक्शन यूज़ करके हमने एक रजिस्टर के अंदर जिसका नाम था AL, उसके अंदर 10 की वैल्यू कॉपी कर ली, या 10 उठा के हमने AL के अंदर डाल दिया। 10 जो है AL जो है वो 8 बिट्स का। अच्छा, अब ये सारा का सारा प्रोसीजर जो ये वाला था मूव की इंस्ट्रक्शन का, वो हमने इस मैक्रो के थ्रू अचीव करने की कोशिश की है, ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखता, मैंने सिर्फ ये लिखा सेटअप AL। तो जब मैंने सेटअप AL लिखा तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा जो रिजल्ट मुझे इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू मिल सकता था, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और ज़रा गौर से देखिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट EQ डायरेक्टिव हो गया। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर, और यहाँ पर एंड होता है लेक्चर।